उत्तराखंड में बजट सत्र जल्द आहूत किया जाएगा, जिसकी टेंटेटिव अगर माने तो 17 फरवरी से ये शुरू हो सकता है, 20 तक चल सकता है, लेकिन अभी ये एक संभावित दिनांक सामने आई है। बजट क्या होगा उत्तराखंड के लिए, ये तो जब बजट सदन के पटल पर पेश होगा, वित्त मंत्री लेकर आएंगे और सबके सामने रखेंगे तो सबके बीच होगा। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि आम व्यक्ति भी इस वक्त सुझाव दे सकता है कि कैसा बजट उत्तराखंड का होना चाहिए। इसके लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके लिए सुझाव मांगे गए हैं आपसे, और साथ ही साथ फोन नंबर भी एक जारी किया गया है जिस पर कि आप अपना सुझाव दे सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर जब सरकार ये कह रही है कि आम व्यक्ति बजट में अपनी भागीदारी करेगा कि कैसा बजट होना चाहिए, तो एक खास तरीके का बजट सामने आएगा जो कि सभी के हितों को साधते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आवर में हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत है। टीकम राठौड़ जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कुछ और लोग कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले पॉलिटिकल तीनों पार्टियों के रिएक्शन में ले लेता हूं। सतीश जी, आप लोगों ने आम व्यक्तियों से सुझाव मांगे हैं। आप लोगों का ये कहना है कि आम व्यक्ति अगर सुझाव देगा तो बजट उसी अनुरूप बनेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे ये सुझाव आप लोगों को मिल पा रहे हैं, कैसे आप इन सुझावों को ले रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं कैसे अपना सुझाव दे सकते हैं और कैसे शामिल करेंगे, पूरी प्रक्रिया किस तरीके की रखी गई है? रवि भाई, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के प्रति और समाज के प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम पायदान में खड़ी व्यक्ति की चिंता करती है। और हमारी पार्टी की तो विचारधारा ही है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान, और हमारी सारी योजनाएं उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए ही हैं। आप देखिए, महिलाओं के लिए विगत 10 वर्षों में हमने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई, और वो अभी भी सकुशल रूप से संचालित हो रही हैं। आप चाहे महिलाओं के लिए देख लीजिए शौचालय है, या महिलाओं के उत्थान के लिए आप देख लीजिए कि जिस तरह से महिलाओं के लिए हमने शौचालय का निर्माण करा, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाए, गरीबों के लिए हम ये आयुष्मान योजना लेके आए जिससे उनको उपचार मिल सके, युवाओं के लिए हम स्टार्टअप योजना लेके आए। इसके अलावा आप देखेंगे तो किसान के लिए हम किसान सम्मान निधि लेके आए। तो देखिए, ये अनेक योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों से एक प्रत्येक नागरिक को देने की कोशिश करी है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, उसका बजट जो है, जो केंद्रीय बजट आपने देखा होगा कि सर्वस्पर्शी आया था, उसी तरह का ही बजट आपको देखने को मिलेगा। और आप ये उसका परिणाम देखेंगे कि वो जो बजट है, जो आएगा उत्तराखंड का बजट, वो भी आम जनता को राहत देने वाला होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला हुआ है कि आगामी दशक उत्तराखंड का दशक है, उत्तराखंड पर्यटन का राज्य है, उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता का राज्य है, उत्तराखंड एजुकेशन हब का राज्य है। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि जितने भी ये सारे वर्ग हैं, उन्हीं को सम्मिलित करके एक बजट बनेगा जो सभी को स्पर्श करेगा, सभी को छुएगा और सभी को राहत प्रदान करेगा। ठीक है आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आम लोगों से हम सुझाव ले रहे हैं और आम लोगों की आशाओं के अनुरूप बजट होगा। क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? देखिए, आज देश कहां से कहां पहुंच गया, और ये लोग अभी भी शौचालय में घुसे पड़े हैं कि हमने शौचालय बना दिए। शौचालय तो पहले से ही थे, आज के थोड़े शौचालय। कहाँ शौचालय बनाए? अगर मुझे यहाँ से लेकर 6 नंबर पुलिया तक जाना है तो आप मुझे बताएं कितने शौचालय आपने बनाए? मतलब कुछ नहीं, एक शौचालय। इनका दिमाग जो है ना वहां से ऊपर नहीं निकल पा रहा शौचालय से बाहर। शौचालय सब जाते थे, पहले से जाते थे। आज भी आपने बहुत हद नहीं कर दी। कितने शौचालय हैं, गिन के मुझे बता देना अगर आपको याद आ रहा है कि यहाँ से अगर मुझे 6 नंबर पुलिया तक जाना है तो कितने शौचालय हैं, तो ये आप बता सकते हैं। देखें, बजट जो है ये गरीबों को चिढ़ाने वाला बजट है, गरीबों का बजट नहीं। अभी बता रहे हैं कि हमने जो है, अभी जब केंद्रीय बजट पेश हुआ उसमें जो सबसे बड़ी चर्चा किस पे चल रही थी कि जो टैक्स में रिबेट मिल गई, 10 लाख 12 लाख बताने की बातें की, आप इतने तक कोई टैक्स नहीं। अरे उस गरीब को चिढ़ा रहे हैं आप, जो 6-8 हजार 10 हजार महीने का आज भी कमा रहा है, उस गरीब को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बात को बोल करके आप, आज भी हर आदमी 10 लाख रुपए साल का नहीं कमा रहा है। हो सकता है इनके जैसे कोई बड़े व्यापारी हो भाजपा के, जिनको इन्होंने पाला हो, जो इतना कमा पा रहे हो। आम जनता आज भी 8, 10, 20 हजार नहीं कमा पा रही है। इतनी बुरी स्थिति है। लेकिन ठीक है, आज आप अभी बात करेंगे तो आप कहोगे देखो जी हमें तो वोट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं। निश्चित आप जीत रहे हैं, हम मानते हैं आप जीत रहे हैं, पर क्यों जीत रहे हैं इसका आकलन कभी किया? क्यों जीत रहे हैं? ये इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि इन्होंने हिंदू को डरा दिया। जब से सत्ता में आए
तब से बता दिया कि भैया डर के रहना, नहीं तो हो जाएगा काम, हम नहीं हो तो काम कर देंगे से लोग आपका। तो ये लोग डरा के राजनीति कर रहे हैं, विकास की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि देखिए जनता का बजट बन रहा है, जनता राय देगी। तो मैं भी आपको राय देता हूँ, इस राय को आप भी अपने उसमें ले आना बजट में। आप जो है, मेरी भी एक राय है, आप सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं इस प्रकार से बना दें कि किसी को प्राइवेट में जाने की आवश्यकता ना पड़े। जब आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो प्राइवेट अस्पताल एक व्यापारी का अस्पताल है, वो कोई समाज सेवा के लिए नहीं बना हुआ, वो व्यापार करने के लिए बना है। वहां जब आदमी जाता है तो वहां जो काम सरकारी अस्पताल में 50-100 रुपए में हो सकता है, वही काम उस अस्पताल में हजारों रुपए में होता है। इतने मल्टीविटामिन ये वो सब लिख देते हैं क्योंकि उन्हें कमीशन चाहिए। लेकिन अगर आप सरकारी व्यवस्थाएं बना सकते हैं तो ये आम आदमी से ज्यादा फायदा, या अन्य बड़े आदमी की भी मैं बात करूं, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं। अगर एक अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था तो हम लोग रोज देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, मशीन है तो उसे चलाने वाला नहीं है, चलाने वाला है तो मशीन खराब है, रोज आए दिन एक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं आप दून अस्पताल जैसे अस्पताल में, तो और जगह की तो बात ही करना बेईमानी होगी। तो आज स्वास्थ्य पे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, सबसे पहले स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य होगा, कोई स्वस्थ होगा तो वो शिक्षित भी होगा, उसे रोजगार भी मिलेगा। पर अगर स्वास्थ्य ही खराब है तो क्या मिलेगा? तो अस्पतालों की व्यवस्थाएं करें, अच्छे अस्पताल बनाए और बताएं कि हमने भी आखिर ये अस्पताल बनाया। इतने लंबे समय से आपकी सत्ता चल रही है, कौन सा अस्पताल आप लोग बना पा रहे हैं? कौन सा अस्पताल आपने बनाया? अगर आज बीमार होते हैं तो फिर वही देहरादून में अगर जाना है तो वही सरकारी अस्पताल हमारा दून अस्पताल जो उस टाइम का हमने बनाया। तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया। अस्पताल पे काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट समिट में क्या क्या हुआ इस पे चर्चा होनी चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ फैक्ट्रियां लगी, हम भी तो देखें वो फैक्ट्रियां कहाँ लगी, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हम भी तो देखें क्या हो रहा है। सिर्फ राज्य का पैसा बर्बाद करने के लिए। और बजट में जरूर आप इसका भी चर्चा करें कि राज्य के ऊपर जो कर्जा है उसे खत्म करने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है। राज्य का कर्जा भी कभी खत्म होगा कि नहीं होगा, कि राज्य को और कर्ज लेने की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं। कई चीजों पर विचार करना पड़ेगा। सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना सभी सफिशिएंट नहीं है कि हमारे जो मंत्री जी जो अभी बात कर रहे थे उनका एक वीडियो भी वायरल हो रखा है, जो नगर निगम चुनाव में जो इन्होंने जो बोला, अपने लोगों को जो शिक्षा दी अपने संस्कारी पार्टी के नेता होने के नाते, कि आप जो है भिड़ जाना, लड़ जाना, बेशरम बन जाना, शर्म मत करना जब काउंटिंग होगी। तो इस तरह की शिक्षाएं देने वाले लोग ये लोग हैं। बड़ा दुख होता है और बड़ा आश्चर्य होता है, जनता आखिर कब इनको पहचानेगी, इनके कब काले कारनामों को समझेगी। ठीक है, मैं आपको जवाब जो है ये किस भेष में क्या बन के आए हैं, इसको जनता जल्दी समझे और इनको बाहर निकाले, क्योंकि इनका रहना देश और राज्य के लिए अत्यंत घातक है। ठीक है राठौर जी, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में बजट का सत्र होने जा रहा है और ऐसे में सरकार का ये दावा है, ये कहना है वित्त मंत्री का भी, कि हम आम लोगों से सुझाव ले रहे हैं कि आम लोगों के सुझाव का समावेशी बजट होगा। इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर फोन के लिए नंबर या तमाम तरीके के अन्य माध्यम उन्होंने रखे गए हैं। क्या लगता है आपको सरकार की इस पहल पर? देखिए किंतुरा जी, जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि 17 से 20 के बीच में जो फरवरी के उसमें ये सत्र कराने जा रही है, हो सकता है, हाँ, अच्छी बात है, कराना चाहिए। लेकिन फिर उसके साथ ही इनको फिर ये गैरसैंण से डर क्यों लगता है? समस्या इस बात की है, ये लोग पहाड़ों के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। और जिस प्रकार की ये कहते हैं कि हम लोगों ने नीतियां बनाई है, अरे ये तो सरकार की नीतियों का हिस्सा होना चाहिए। आपको इस बारे में गांव के लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कार्यकाल मिला है, पूर्व से 7 वर्ष आपको पूरे हो गए हैं और इसमें आप लोगों को पूरा डेटा फीडबैक लेके करना था कि कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंटें हैं। बजट उसी के हिसाब से बनता है। और जिस प्रकार से ये पल्ला झाड़ने वाली बात कर रही है कि हमने अभी पिछले उन्होंने यूसीसी पे भी बात की कि हमने 20 लाख लोगों पे अपना डेटा लिया है, तो क्या वो इतने बड़े ज्ञाता हैं जो वो यूसीसी के बारे में आपको समझा सकेंगे? जो इसकी जो विधिवत चीज़ें थी उसकी तरफ इनको जाना चाहिए था। खैर ये डिबेट आज दूसरी तरफ मैं नहीं डाइवर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप बताइए
आप एक तो बता दीजिए कौन से डेस्टिनेशन आपने नए बना दिए हैं जहां से रोजगार का आंकड़ा आ रहे हैं। हम बार बार इसी को आपके डिबेट में कहते हैं कि इनके पास ऐसा रोजगार का कोई भी डेस्टिनेशन नहीं बना है जहां से रोजगार का आंकड़ा आ सकता है। इसलिए इनके पास कोई ऐसी ठोस नीतियां उत्तराखंड के लिए नहीं है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जिसमें इन्होंने लखपति दीदी बनाई, केवल ये सब झाम का झाल है। कोई लखपति नहीं बनी, इनके जो भी लखपति बने हैं वो इनके पार्टी के लोग बने हैं। और जिस प्रकार से बाहर की जो लोग आज जो ठेके मिल रहे हैं, तमाम जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बाहर के लोगों को क्यों ला रहे हैं? वो इसलिए ला रहे हैं कि ताकि उनसे कोई सवाल जवाब ना कर पाए कि हमारा कितना बजट आया है। और मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, बात मत की नहीं है, आप उत्तराखंड क्रांति दल को मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो लड़ाई है मूलभूत लड़ाइयां, हम उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और हमें सौभाग्य मिलना चाहिए। हम बद्री विशाल से भी ये प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे दल को ऐसा सौभाग्य मिले कि हम उत्तराखंड के भूमि के लिए, उत्तराखंड के मानवता के लिए, एक एक चीज के लिए लड़ते रहेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम दोनों दलों से भी ये कहना चाहते हैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, आप स्वास्थ्य को लेकर देखें, कोई स्वास्थ्य को लेकर इनकी ठोस नीतियां अभी तक नहीं बन रखी है। आप रोजगार को लेकर देखिए, कोई ठोस नीतियां नहीं है। शिक्षा को लेकर देखिए तो लगातार ये जो आंकड़े हैं, जो पलायन के जो आंकड़े हैं, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ऐसी ठोस नीतियां नहीं है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम बजट बनाते हैं, बजट बनाने का मतलब केवल आपको नई नीतियां बनानी पड़ेगी और उसके लिए फीडबैक लेने पड़ेंगे। और ये कोई जनता के बीच से नहीं आता है। हमने कहा था कि जो ये संजीवनी है, जिन बुजुर्गों को हम संजीवनी मानते हैं, जरूर उनके पास ऐसे बहुत महान अनुभव है जिसमें ये कारगर साबित हो सकते हैं नीतियां बनाने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हम कहना चाहते हैं यूकेडी के माध्यम से कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं और आप ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम आपकी सलाहें हैं, जहां जहां हमारा उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ सकता है, उसमें आप बिल्कुल जीरो साबित हो रहे हैं और जिसके कारण हम आपको नकारते हैं। अच्छा, नहीं, जो आम जनता से सुझाव मांग रही है ये ठीक है या नहीं? अगर एक लाइन में, हाँ। जो नीति निर्धारण तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में भी कहते हैं, ये नीतियां केवल सरकारें बनाती है और अनुभवी लोग बनाते हैं। जो पहाड़ों में जो नहीं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनके साथ तो चर्चा हो रही है, एक बैठक तो हो भी गई, आम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, तो ये ठीक है या नहीं है अपनी बात रखने के लिए आम लोगों को भी? देखिए, आम लोगों से इनको लिखित रूप में सुझाव जरूर लेने चाहिए थे और उस पर अमल करना चाहिए था। ये नहीं कि हम लोगों ने अपना पल्ला झाड़ना है और इस हिसाब से ये केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं कि कांग्रेस को दिखाएंगे, यूकेडी को दिखाएंगे, तमाम उत्तराखंड को दिखाएंगे। हाँ। ये चीजें मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूँ। नीतियां अपनी होनी चाहिए और जिसमें हमारा ठोस बजट लगेगा। हम ये नहीं मानेंगे कि आप जो बाहरी ठेकेदार ला रहे हैं, कर्जा आप उत्तराखंड के नाम से ले रहे हैं और वहां से उन्हीं से घूसखोरी करवा रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये उत्तराखंड के बिल्कुल हित में नहीं है और ये हम करने भी नहीं देंगे। और यदि ये लगातार ऐसा आपका सिलसिला रहा तो हम बिल्कुल इसमें आक्रोश के रूप में आपको चेतावनी दी। ठीक है सतीश जी, देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं। उन्होंने एक तो गैरसैंण का जिक्र भी किया टेकम राठौर जी ने कि गैरसैंण में क्यों नहीं आप सत्र करा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरी बात आई विपक्ष में कांग्रेस आशीष नौटियाल जी ने कहा मेरा भी ये सुझाव है, तो आप आम जनता के सुझाव ले रहे हैं, क्या आप विपक्ष के भी सुझाव लेंगे? तीसरी बात महत्वपूर्ण, जो तीन बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, उसका भी जिक्र हो गया कि आप लोग इस पर काम नहीं कर पाए, सिर्फ बातें हुई। देखिए रवि भाई, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस की विडंबना ही है जो वो शौचालय को तुच्छ सी चीज़ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि शौचालय छोटी चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस शौचालय के ऊपर भारत देश में एक मूवी बन जाती है, और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो दर्द नहीं समझ सकती जो महिला को इस चीज के लिए भुगत भोगी होना पड़ता था कि उसको सुबह भोर होने तक का इंतजार करना पड़ता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद ये कांग्रेस उच्च लोगों की पार्टी है, शायद ये गरीब जनता की चीज नहीं समझ सकती, उस दर्द को नहीं समझ सकती। अब रही बात गैरसैंण की, रवि भाई, मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार थी जिसने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, जो सिगुफों की राजनीति नहीं करती। जो कांग्रेस और जो यूकेडी हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कार्य करा। हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है और मैं मानता हूं कि आप अगर जनता के बीच में इस विषय को लेके जाएंगे तो वो पीठ थपथपाएंगे भाजपा की।
कि भाजपा की सरकार ने इतना साहस करा, और निश्चित तौर पे इस पे आगामी आपको परिणाम भी शुभ संकेत दिखेंगे आगामी, कि गैरसैंण को लेके हमारी सरकार आगे भी क्या करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो गैरसैंण को लेके यूकेडी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई ने जो बोला, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली से जब आएंगे तो उनसे इस बारे में चर्चा होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की नकारात्मकता देख के इस प्रदेश की जनता अपना माथा पकड़ रही होगी, क्योंकि अगर सुझाव मांगे गए हैं और आम जनता दे रही है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप भी वो ये दीजिए कह रहे हैं ना कि सुझाव तो आप लोगों ने मांग दिए, लेकिन रवि भाई मैं अमल भी होता है। उसी बात पे आ रहा हूँ रवि भाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर एम्स 2014 से पहले 7 थे, हमारी सरकार आने के बाद 15 कर देती है पूरे देश में, 15 नए उसके साथ मिला के अगर देखा जाए तो 21 एम्स है पूरे भारत में, और अभी 6-7 एम्स की नई तैयारी हो रही है। तो स्वास्थ्य में आपने क्या करा? हमारी सरकार अभी बजट, केंद्रीय बजट जो आता है 75 मेडिकल की सीटें उसमें बढ़ाने की बात करती है, तो आपने क्या करा ये बताइए ना। आपने उस गरीब के लिए क्या करा? आयुष्मान कार्ड की सुविधा अगर भाजपा दे रही है, आपकी दिल्ली की सरकार और आपके जो सहयोगी दल बंगाल में जो बैठे हुए हैं वो तो केंद्रीय योजना का फायदा नहीं उठाने दे रहे वहां के लोगों को। 5 लाख तक का आयुष्मान जो कार्ड है, मैं तो जो प्रवक्ता मेरे साथ बैठे मैं इन्हीं से बोलता हूं ना, आपके अगर कोई रिश्तेदार एडमिट है, अगर वो आयुष्मान कार्ड की उसमें आ रहे हैं तो आप मना कर दीजिए कि भाई आप उस कार्ड से मत दो, मैं कैश देने आ रहा हूं पैसे। तो इनकी बातें कितनी सुनते हैं इनके रिश्तेदार? आप बताइए प्लेटफॉर्म पे, ओपन बताइए ना अभी टीवी पे सबके सामने। इनके सारे रिश्तेदार अगर आयुष्मान कार्ड के अंदर होंगे तो ये किसी से नहीं बोलेंगे कि आयुष्मान कार्ड का लाभ मत लीजिए आप। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप ऐसा दोगला रवैया अपना रहे हैं जनता के बीच में। आप सब सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और जनता को बोल रहे हैं कि ये इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहिए। नहीं तो सारा टैक्स अपने आप ही खाओगे क्या? नहीं, आपको अगर तो आप योजना पे बताइए ना, आप योजना पे आइए। हमने तो बार टैक्स अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे थे कि 12 लाख तक का वेतनमान वाला टैक्स में छूट दे दी गई है। अरे उसमें 10 लाख वाला भी आएगा, 8 लाख वाला भी आएगा, 6 लाख वाला भी आएगा। किसी की इनकम अगर 10 लाख है या 12 लाख है, वही थोड़ी ना उसमें कवर होगा। पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की नकारात्मकता है, ये कांग्रेस और यूकेडी की नकारात्मकता है कि जनता ने इनको निकाय चुनाव में करारा तमाचा मारा है और उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अरे बजट आने तो दीजिए अभी। अरे हम केंद्रीय बजट में कहा 12 लाख तक वेतन वालों को छूट दी गई है, तो इनको उसमें भी दर्द है। अरे आप अभी मध्यम वर्ग का अपमान कर रहे हैं ये बात करके। मध्यम वर्ग जहां खुश है, मैं रील देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि मध्यम वर्ग कितना खुश है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं कितना खुश है। लेकिन अगर ये उसके बाद में आगे मूत के अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर तो हम इसका कुछ बोल नहीं सकते। वो तो जनता इनको 2027 में और तमाचा मारेगी इनके गालों पर। ठीक है। अच्छा आशीष नौटियाल जी, एक सवाल ये भी आ जाता है बीच में कि बजट तो हमारे पास आता है, लेकिन पिछले बजटों को अगर देखें तो उनका 1/3 हिस्सा भी लगता नहीं है, और जब हम आखिरी वक्त में चले जाते हैं मार्च के महीने में तो तेजी के साथ फिर उस बजट को लगाया जाता है। तो इस पर भी, हालांकि इस पर एक्सपर्ट की राय होनी चाहिए कि इससे कितना नुकसान होता है, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए, बजट जो है वो जनता के लिए नहीं है, बजट ही इनके लिए है। इनको कितना खाना है अपनी प्लानिंग करते हैं, बजट की बातें करते हैं। अभी मेरे भाई बड़े बोल रहे थे आयुष्मान कार्ड के बारे में भी कुछ बताओ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आयुष्मान कार्ड कितना बड़ा फर्जी कार्ड है। आयुष्मान कार्ड की वजह से इस तरह से डील किया जाता है किसी व्यक्ति को, जब वो आयुष्मान कार्ड लेके जाता है जैसे भीख मांग रहा हो, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं ढंग से, उसको ऐसा पीछे खड़ा कर देते हैं तो पीछे खड़ा हो जा। उसको आयुष्मान कार्ड वाले रोज मुझे फ़ोन करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे अपना नंबर भी सार्वजनिक कर दें और बोल दें कि मेरे नंबर पर फ़ोन करना अगर आयुष्मान कार्ड से कोई दिक्कत होगी। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभी कुछ टाइम पहले, मेरे से 6 महीना 1 साल भी नहीं हुआ, कितना रेडियो में ऐड चले, दुनिया सबके बनेंगे, सबको बनाने हैं, सबके लिए जरूरी है, और आज अखबार में आ रहा था सबके कैंसिल होंगे। इनका काम ही यही है, आज आयुष्मान कार्ड बनाओ, कल को तुम कैंसिल करो। राशन कार्ड बनाओ, राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, राशन कार्ड इसके नहीं है उसका आयुष्मान कैंसिल कर रहे हैं। अभी पीछे बोल रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। राशन कार्ड अगर ऑनलाइन नहीं है तो इसलिए देखिए, राशन कार्ड कुछ दिन पहले ये बात हुई थी कि आयुष्मान कार्ड सबका होगा। कुछ समय पहले ये बात हुई थी, आज से 1 साल भी नहीं हुआ अभी इस बात को, कि सब आयुष्मान कार्ड बनाओ अपने। जो है इनका टारगेट चल रहा था कि आयुष्मान कार्ड सबको बनाने हैं। आज चल रहा है कि आयुष्मान कार्ड जो है कैंसिल करने हैं इन सबके, क्योंकि इनका राशन कार्ड गलत तरीके से बने हैं। राशन कार्ड इसके अभी तो कुछ दिन पहले अनिवार्यता नहीं था, आपने कहा सब बना सकते हैं। तो देखिए, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड तो बहुत बड़ा धोखा है।
आयुष्मान कार्ड के नाम पर ये लोग बीमारों का भी पैसा खा जा रहे हैं। एक एक आयुष्मान कार्ड पे कितने कितने अभी आ रहे थे, एक एक नंबर पे कितने कार्ड बना रखे हैं, उनके पैसे खा जा रहे हैं। तो आयुष्मान कार्ड एक धोखा है। आयुष्मान कार्ड अगर सही में आपको लाभ देना है, आप बताएं, उत्तराखंड का आयुष्मान कार्ड के नाम पर एक साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, बड़ा मोटा अमाउंट जाता है। इतना खर्चा ना करते आयुष्मान कार्ड में और अपने 2 4 10 अस्पताल अच्छे बना लेते, आदमी जाता इलाज करा के आता, ना कार्ड ना है वो पंगा कि आपका इलाज के लिए कोई दिखाना पड़ेगा, आदमी जाए इलाज करा के आए, अरे है तो उत्तराखंड का नागरिक, है तो भारत का नागरिक, क्या दिक्कत है। पर आप नहीं दोगे, आप अस्पताल नहीं बना पाओगे, क्योंकि अस्पताल बनाओगे तो वहां आपको डॉक्टर रखने पड़ेंगे, आपको रोजगार देना पड़ेगा, आप कहां से खाओगे। इनको तो बीमारों का पैसा भी खाना है, इतने बेईमान लोग हैं। और अभी आपने जो सवाल पूछा कि लास्ट में बजट की बंदर बांट होती है, तो मैंने कहा कि लास्ट में हाँ, यही बंदर बांटी बोलते हैं उसको, ठीक है, जो ये लोग करते हाँ, वो हैं। कांग्रेस इन लोगों को अभी बजट बनाएंगे, लास्ट तक कोई खर्चा नहीं, फिर 2 महीने में टारगेट 75% खर्च करो, 25 ही कर पाए थे। वो क्या होगा, सड़क में बन बनाई सड़क पे लिपापोती होगी, खाली एक लेयर चढ़ाई जाएगी और उसके नाम पर पैसे वाकई में इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यही होता है, यही, क्योंकि जल्दबाजी में खत्म करना है। कहां से खत्म करेंगे वो, अब ऐसे ना मान लो दीवार पूरी गंदी है, दरारें पड़ी है, उन्होंने लगा चूना, इस पे चूना लगा के सफेद कर दी, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस समय तो दबा दिया। तो इस तरीके से बजट को ठिकाने लगाने का ये लोग काम करते हैं। और शौचालय के लिए मैंने जो आपसे शौचालय की बात तो आपने बहुत सुनी, आपने ये नहीं सुना, मैंने आपसे कहा था यहाँ से 6 नंबर पुलिया तक अगर मुझे जाना है तो कितने शौचालय आपने बनाए, उसकी बात करो तो वो शौचालय नहीं है। आज भी देखिए कई पेशेंट ऐसे हैं जो इसके पेशेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर वगैरह के होते हैं, उन्हें बार बार शौचालय जाना होता है। गली मोहल्लों में आप देखें, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सुबह शाम को इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, कई मोहल्लों में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, शौचालय के नाम से पैसा खा गए ये लोग, ये इतने गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। आप देखिए नगर निगम के अंदर जो गाड़ियां चल रही है कूड़ा उठाने की, आए दिन हड़ताल, आज बंद कल बंद, क्योंकि ये उनको पैसा नहीं दे रहे। उनके ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे, ऐसे हिसाब बना रखा है कि रोज बंद हो रहा है। तनख्वाहें इतनी कम तनख्वाहें, ड्राइवर को 9-9 10 हज़ार तनख्वाह देते हैं, उसके बाद उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, 3-3 महीने तनख्वाह पेंडिंग। अरे उसका पैसा भी खा जा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, पैसा जा कर रहा है। और मैंने आपको जिससे बताया, अभी बजट सत्र में हर बार बजट पेश होता है, हर बार 10-15 लाख करोड़ का ऊपर का बना दो बजट। आप बजट के अंदर आपको जो इनकम के साधन क्या है, कैसे इनकम जनरेट होगी, कैसे आप अपना कर्जा खत्म करोगे। राज्य तो कर्ज के ऊपर कर्ज लिए जा रहे हैं, आप कर्ज लेकर बजट बना रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी जिसको विकास सोचती है, वो असल में विकास नहीं विनाश है, मैं इस पे जिसको जवाब विनाश करने का अच्छा काम सतीश जी, अब बात ही आ रही है, विपक्ष कहता है कि इनकम के सोर्स क्या बढ़ाए सरकार ने। बजट जैसे इस बार भी बात की जा रही है 10% और बढ़ जाएगा, पिछला बजट भी सबसे बड़ा बजट था, 90,000 करोड़ का था करीब, फिर 10% बढ़ा देंगे। देखिए इनकम के सोर्स क्या बढ़े हैं प्रदेश में। देखिए रवि भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस है ये वही पार्टी है जो गरीबों का मजाक उड़ाती है, गरीबों के नाम पे चुनाव लड़ती है और गरीबों के नाम पे चुनाव लड़के जीत भी जाती है, लेकिन उस गरीब को शौचालय भी नहीं मिलता, उस गरीब को अन्न भी नहीं मिलता। उस गरीब ने जब इनको सत्ता से बेदखल करा तो अब ये बर्दाश्त के बाहर है इनके, अब ये छोटी छोटी चीजों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समय चले गया है जब इनको चलना चाहिए था। लेकिन आज अगर कांग्रेस को किसान की याद आ रही है, गरीब की याद आ रही है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि चलो देर से ही सही लेकिन इन्हें याद तो आई। लेकिन मैं इसके साथ और चीज कहना चाहता हूं कि देखिए रवि भाई, हमारे जो राज्य है वो पर्यटन पर आधारित है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा, अभी खुद आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी एक रिपोर्ट आ रही थी कि प्रधानमंत्री जल्द ही शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए रात्रि विश्राम के लिए आ रहे हैं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री उस राज्य के विकास के लिए इतना आतुर हो, एक छोटे से राज्य के लिए जिस राज्य की आय की स्रोत जो है वो बहुत कम है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल वेदर रोड है, 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा है, होम स्टे योजना है, सीएम सौर ऊर्जा योजना है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कितनी सारी योजनाएं हैं, आप एक भी योजना को अगर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वो रोजगार परक है, वो पलायन को रोकने वाली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे सोर्सेस बहुत बड़े हैं। आपने खुद देखा होगा कि अभी जो रिपोर्ट आई थी हमारे खनन मंत्रालय की कि हमारा 6 महीने का ही जो प्रॉफिट है वो 550 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो इस जो वित्तीय वर्ष में वो 1200 करोड़ के आसपास जाना था, तो उसकी भी अंतिम रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, शायद आप देखेंगे लास्ट में। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने करा क्या,
ये तो खुद अपने घरों में खनन माफिया बैठाए रहते थे। हरीश रावत जी जो इनके मुख्यमंत्री थे, एक साइन में पट्टे दे दिया करते थे लोगों को। ठीक है। इनके खुद के जितने नेता हैं सब खनन माफिया बन के बैठे हुए थे। अच्छा, एक मिनट में आपके सवाल के जवाब ले लेता हूँ। टीकम राठौर जी, जो इनकम के सोर्स बताएं भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर क्या जवाब है आपका? देखिए केंद्रा जी, इनकम के कोई स्रोत नहीं है। यदि स्रोत होते तो हर वर्ष कर्जा नहीं बढ़ता, क्योंकि कुछ तो लैप्स होता। ये तमाम 15 वर्षों से लगातार हम देखते आ रहे हैं। अब इन्होंने आयुष्मान वाली बात बोली। भाई आयुष्मान आप टैक्स ले रहे हैं ना, जनता का टैक्स ले रहे हैं। यदि जनता का पैसा जनता के रूप में यदि आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो कोई घर से थोड़ी दे रही भाजपा। मुझे एक बात बताइए, सरकार अगर टैक्स भी नहीं लेगी, सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी तो क्या लेगी? कहां से आय के साधन जनरेट करेगी? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? यूकेडी के पास कोई खजाना दबा हुआ है कि वो सोच रहे हैं कि प्रदेश में आएंगे सरकार में तो उस खजाने को निकालेंगे? ठीक है, पहले बात आने दीजिएगा। ठीक ये है, किस तरह की बात है? ठीक है राठौर देखिए जी, सतीश जी, जो खजाना है वो खजाना उत्तराखंड के नहीं अंदर है। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज से आपको सहमत खजाना नहीं हूँ, उत्तराखंड के और अंदर कोई ढूंढना भी है। अर्थशास्त्री आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। सहमत कैसे होंगे आप? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? पहाड़ के किसानों के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ये बताइए ना। आप बताइए ना। आप 15 साल से शासन में हैं। एक रेडी फट्टी वाला, रेडी पटरी वाला, वो इनकम टैक्स में क्या इनकम टैक्स दे रहा है बताइए ना। एक प्रश्न करना, ये क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे ये तो बताइए। अगर सरकार 12 लाख वेतन वालों को टैक्स से मुक्त कर देती है तब भी आपको दिक्कत है, अच्छा, और अब उत्तराखंड वाले टॉपिक पर रहते हैं, सरकार पैसे ले रही है लोगों से। हम लोग ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? काम कर रहे हैं पारदर्शिता के साथ तो ये जो किसान अरे इतनी पारदर्शिता मत रखिए, जैसे आपके धर्म पुरुष पैदा हो इतनी पारदर्शिता मत रखिए कि यूकेडी को ना पहचान पाए कोई। मैं ये कह रहा हूँ राठौर जी कि जो आयुष्मान कार्ड की, चलो जिक्र जब हो ही रहा है तो कर लेते हैं इस पर बात। जी। आपने कहा कि सरकार ठीक है अपने घर से नहीं दे रही है, वो ठीक बात है, सरकार घर से नहीं देती है, टैक्स से देती है, लेकिन सरकार की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे लाभ मिलना चाहिए। आप लोगों को, कांग्रेस को तो ठीक नहीं लगता आयुष्मान कार्ड, आप लोगों को ठीक लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक लगता है यदि लोगों को उसकी सेवा मिल रही है। और बहुत गरीब गुरबे लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत वो मददगार, वो भगवान की तरह साबित हो रहा है। हम उसको जो नीतियां अच्छी है उसकी हम तारीफ भी करेंगे। ठीक बात। लेकिन जो बजट है वो जो टैक्सों से है, उत्तराखंड के जमीन के अंदर से ही वो पैदा हुआ, या कोई दामी जी घर से लाए। हम कहने का मतलब किसानों को लेकर आपको एक सवाल था। देखिए सतीश जी, रवि भाई, ये साफ सुथरी नीति दर्शाती है सरकार की। ठीक है, उन्होंने कहा तो कांग्रेस के समय में भी लिया जाता था, तो ऐसी योजना कांग्रेस ने क्यों नहीं चलाई? ये बताइए ना आप। ये साफ सुथरी नीति दर्शाती है सरकार की कि वो जनता को क्या डिलीवर करना चाहती है, वो जनता को क्या डिलीवर करना चाहती है। अब यूकेडी तो सिर्फ चुनाव के समय दिखने वाली पार्टी है, ये जनता को क्या डिलीवर करेंगे? इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि, इनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी योजना कहां से चलती है, कैसे चलती है। ये नीतियां नहीं चलेंगी कि आप प्रदेश का कर्जा आप घूसखोरी में लोगे, मतलब अपने आप सामने नहीं आओगे। आपके बड़े बड़े रवि भाई ये खुद कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि वो जनता से टैक्स ले रहे हैं तो जनता को देंगे, और एक तरफ बोल रहे हैं कि वो उधार लेके कर रहे हैं। अब ये बताइए ना कि आयुष्मान योजना चल कहां से रही है, ये बताइए। ठीक है, आयुष्मान योजना के लिए तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा ना कि कई लोगों को तो इससे सीधा फायदा मिल रहा है, उसकी तो उन्होंने सराहना की है। नहीं रवि भाई, मैं उस चीज को क्रॉस चेक कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड तो योजना तो देंगे ही देंगे क्योंकि जनता से टैक्स ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये उधार ले रहे हैं, उधार लेके योजनाएं चला रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, इसको क्लियर करें ना। यदि इनकी कल्याणकारी नीतियां हैं जिस पे ये बात कर रहे हैं, तो भाई पलायन क्यों हो रहा है? ये तो समझा दो उत्तराखंड के लोगों को कि आप लगातार पलायन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, रोकने में क्यों सक्षम नहीं हो रहे हैं। इसलिए विफलता हम इसीलिए कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि व्यक्ति विशेष का चेहरा किस तरीके का है, व्यक्ति विशेष की नीतियां किस तरीके की है ये मायने रखती है। ठीक है, अच्छा एक सवाल मेरा और भी है, क्योंकि आशीष नौटियाल जी ने स्वास्थ्य की बात की, हम आयुष्मान में फंस के रह गए। पहाड़ों पर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं सतीश जी, वो कितनी बदली आपकी सरकारों में? क्या आपको लगता है कि आयुष्मान कार्ड भी ठीक है, प्राइवेट अस्पताल जहां पर वो पैनल में है उसमें भी कई चीजें हैं कि कई जगह वो हर बीमारियों को कवर नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, वो हम सब जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर फायदा मिला है उसका। लेकिन उत्तराखंड के जो 9 पर्वतीय जिले हैं उन जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या बेहतर हो गई? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में वहां पर अब सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं पूरे, वहां पर दवाइयां मिल जाती हैं जो छोटे छोटे अस्पताल पहाड़ों में बने हुए हैं? देखिए रवि भाई, इस ओर भी सरकार प्रयासरत है। आपने विगत दिनों को देखा होगा कि आईटीबीपी और जो सेना के अस्पताल हैं सीमांत क्षेत्र में, वहाँ जो सिविलियंस हैं, जो प्रदेशवासी हैं, उनको उपचार के लिए वहाँ पे सुविधा प्रदान करी गई है सरकार के द्वारा, जिसमें उत्तराखंड सरकार और जो रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो अस्पताल आते हैं या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आईटीबीपी के जो अस्पताल आते हैं, उनके साथ एक एमओयू हुआ है।
तो एक तो ये सुविधा प्रदान करी है, और साथ में आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोग उस ओर आगे बढ़े हैं। और आपने पिछली बार का 2023 और 24 का बजट उठा लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा आवंटित करा गया है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन ये सुविधाएं जो है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं पहाड़ों में, वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चालू है और आगे और भी उम्दा तरीके से चालू होने। ठीक है आशीष नौटियाल जी, पर्वतीय क्षेत्र में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, पिछले बजट को अगर देखें तो उसमें भारी भरकम वाकई में रखा गया था, और इसके अलावा उसमें महिला, युवा, किसान भी शामिल थे। देखिए रवि भाई, पर्वतीय देखने से पहले आप देहरादून ही देख लो ना, जहाँ रोज एक बार मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है। पर्वत की हाल तो छोड़ दो आप, लेकिन देहरादून में चलिए बहुत ऑप्शन बुरा है। हाल है। अरे क्या ऑप्शन है? सरकारी अस्पताल है, क्या ऑप्शन है? दून हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल, क्या ऑप्शन है? मैं भी पहाड़ की बात कर रहा हूँ। पहाड़ के हाल मैं कहता हूँ, अरे यहीं से ही देख लो क्या होंगे। जब यहाँ के ये हाल है तो पहाड़ के क्या हाल होंगे, तो यहाँ से दिखाता है। पहाड़ के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं, सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए वहां के अस्पताल। पहाड़ के अंदर कोई व्यवस्था नहीं। मैं अभी थतुड़ गया था, थतुड़ में वहां पे अस्पताल है, जो वहां का जिला अस्पताल है, उसमें गया था और वहां की स्थिति जानी भी है। लोगों ने कहा कि आप चलो एक बार, आपके साथ जाना है। तो मैं गया और मैंने वहां की स्थिति जानने की कोशिश की। वहाँ एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी आई थी, वो भी वापस कर दी गई क्योंकि वहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं था। तो स्थिति बड़ी विकट है। आज सरकार यूसीसी की बात करती है, पहले देश के राज्य, पहले देश के। अरे अगर आपको कोई चीज जल्दबाजी करनी थी तो आप स्वास्थ्य के लिए कुछ काम कर लेते। उसके लिए हम देख लेंगे, वो हो जाएगा। उसके लिए समय लगेगा। क्यों लगेगा समय? आप बताएं, अस्पताल बनाने में समय किस बात का? आपके पास चलो कोई बात नहीं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, उसमें 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे, चलो मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए मिलते हैं, आप जहां चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ले लें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ है। कोई अस्पतालों में आप बताए ना मुझे, देहरादून में दून और कॉर्निसन हॉस्पिटल के अलावा मुझे तीसरा कोई अस्पताल बता दें सरकारी कौन सा अस्पताल है? देखिए सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार सब कुछ कर सकती है, पर मंशा चाहने की होनी चाहिए। अभी भाई बोल रहे थे इसमें, इन्होंने क्या बोला था कि वो जो, हाँ जब ये पूछ रहे थे कि वो जो बजट जो आता है, हमारे यूकेडी वाले बोल रहे थे कि जो टैक्स का पैसा आता है वो पैसा सरकार अगर लाभ दे रही है तो क्या जा रहा है, ये अपनी आयुष्मान योजना के गुण गिना रहे थे। तो देखो, जब कांग्रेस का शासन था तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूछा था, जब राहुल गांधी जी लोग घोषणा करते थे, कांग्रेस के नेता घोषणा करते थे, तो पूछते थे अपने मामा के घर से लाए थे क्या? तो आज हम भी आपको पूछते हैं, आप अपने मामा के घर से लाए थे क्या योजनाओं के पैसे? अपने टाइम तो हम तो सही, तुम हो तो तुम गलत। अरे सरकारी योजनाएं होती है, मामा के घर से कोई नहीं लाता। आ रहे हैं दिन याद कि नहीं आ रहे हैं आपको कि जब आप दूसरे को ये बोलते थे मामा के घर से लाए थे क्या? सरकार तो अपने दिन भी याद करें, सरकार योजनाएं बनाती है और जनता के पैसों से बनाती है। पर यही थे वो किरदार जिन्होंने बोला था मामा के घर से लाते हैं। उनको याद दिला रहा हूं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। इन्होंने सोचा कि हम कभी शायद सत्ता में आएंगे ही नहीं, इन्होंने कभी सत्ता में आने का रहा ही नहीं होगा, तभी इन्होंने इस तरह की बात बोल दी, मामा के घर से लाए थे क्या? यहाँ जाते हैं और बोलते हैं इतने हजार घोटाले की बात करो। गणेश जोशी ने क्या किया? गणेश जोशी ने क्या किया? अपना घर भरा करते थे, तो मामा के घर तो बोलेंगे, हमारे नेता क्या बोलेंगे कि मामा के घर से पैसे लाए थे क्या? बेईमानी करते हैं। जब हमारी सरकार प्रचार कर रहे हैं, लोक हित में कार्य कर रही है, तो उसको मामा के घर की बात बोलते हैं। अरे जब 2G पे घोटाला करके कांग्रेस के नेता अपना घर भरा करते थे, सबसे बड़ी बेईमान जब नेशनल हेराल्ड घोटाला होके कांग्रेस के नेता अपना घर भरा करते थे, तो हमारे नेता मामा के घर से पैसा लाए, यही तो बोलेंगे। आपने कार्य कुछ नहीं होगा, आपने कार्य ही वही करे, और झूठा हमारे नेता क्या बोलेंगे? जो झूठा होता है आपने लोग हित में कौन सा पैसा लगा, ये बताइए। झूठ नहीं बोला आपने लोग हित में कौन सा पैसा लगा? 65 वर्षों में सिर्फ 7 पूरे भारत में देश के गद्दार विडंबना है कांग्रेस। अच्छा ठीक है, लेकिन सतीश एक सवाल ये भी है, धर्म के नाम पर लड़वाने का काम कर रहे हैं। मामा के घर से पैसे सच में आप लोग लेके आए होते तो बात होती, अगर इटली से पैसा लेके आए होते। अच्छा ठीक है, मैं सवाल कर रहा हूँ आशीष नौटियाल जी, मैं सवाल कर रहा हूँ आशीष नौटियाल जी, मैं सवाल। तो सतीश जी, क्या आज कहीं पर भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है? सब कुछ खत्म हो गया, सब चीजें बहुत सही चल रही हैं? रवि भाई, अगर भ्रष्टाचार होता ना, ये कांग्रेस अगर आयुष्मान जैसी एक लोक योजना को भी
लोक हितकारी योजना को भी इस सवालों के घेरे में लेके आ रही है, तो इनके पास और मुद्दे होते। आपको लगता है इनके पास कोई मुद्दे हैं? आज मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने इनको कोई मौका नहीं दिया है भ्रष्टाचार का। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है प्रदेश में। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो हर दिन नए घोटाले लेके आती थी। अखबार हम खोलते थे तो डर लगता था कहीं और घोटाला ना आ जाए, एक दूसरा को। अरे आपके घोटाले अब खोलेंगे, एक घोटाला एक और नया निकल के आ जाए, डर लगता था अखबार खोलने में। आज कांग्रेस के पास मौके नहीं है कि लोग। अच्छा ठीक है, एक मिनट, टीकम राठौर जी। नशा बेचने वाले लोग हैं। अच्छा एक सेकंड, टीकम राठौर जी, चलिए अब सरकार ने ये कहा कि आम व्यक्ति भी अपना सुझाव दे सकता है, और जो सुझाव आए भी थे बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि चाहे मीडिया की सुर्खियां बनी हुई, लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की ज़्यादा बात हुई। अब उसे कितना शामिल किया जाएगा, वो शामिल करने का हक और उस तरीके की उसको बजट में शामिल करना, ये तो सरकार का ही काम है कि कैसे उसको शामिल करती है, और फिर धरातल पर क्रियान्वयन कब तक होता है वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात की जाए तो जो बजट है वो किस तरीके से उत्तराखंड में होना चाहिए, सरकार को कैसे उस पर काम करना चाहिए, और आम आदमियों के सुझाव के साथ क्या आप ये भी चाहते हैं कि आप लोग राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, तो आप लोगों से भी सुझाव ले सरकार, जिसकी भी सरकार हो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की है, वो आप लोगों से सुझाव ले, आने वाले वक्त में किसी की होगी वो भी अन्य दलों से सुझाव ले। देखिए रवि जी, सुझाव किसी से भी ले जाए, हाँ। यदि अच्छे हो तो उसको, वो आपने कहावत भी सुनी होगी, अच्छी शिक्षा किसी से भी मिले वो लेनी चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो इनकी जो नीतियां है ना, यही तो प्रश्न खड़े कर रही है। रजत जयंती की बात कर रही है, इसमें बजट लगा रही है। यही जो दिखावे हैं ना इनके, यही तो हमें पसंद नहीं है कि जो उत्तराखंड का जो मानो जो हमारा पूरा टैक्सेज का पैसा है, जो पहाड़ों के विकास के लिए लगना चाहिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए लगना चाहिए, किसानों के विकास के लिए लगना चाहिए, ये कहाँ उड़ाएंगे? जयंती में उड़ाएंगे। तो ये जो नीतियां हैं, आप बताइए, महिला कल्याणकारी नीतियों के लिए कह रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। आपकी ये बता दीजिए ना, आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिटें हैं वो कितनी बनी है? महिला कहां से सशक्त बनेगी? आप बुनियाद पे तो जाओ ना। जब वहां चीजें नहीं है तो महिला सशक्तिकरण की बात करना बेईमानी है। हम ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं, आपके पास कोई धरातल पर ठोस नीतियां नहीं है, केवल दिखावे के काम करते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और इस प्रकार से उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। यदि आपको वास्तव में उत्तराखंड का विकास करना है, आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है, ये अनुकंपा ही होती है जिनको ऐसे मौके मिलते हैं, और उनको अपने जो जीवन को है खपा देना चाहिए जनता के लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यदि हमने उत्तराखंड की जो हमारी जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, आप बताइए ना, कौन से हम उत्तराखंड में कौन से त्योहार मना रहे हैं आज? दुख इस बात का है ना, सारे लोग शहर की तरफ आ गए, हमारे कोई जो त्योहार हैं, एक भी त्योहार हम ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। आप यदि सत्ता में हैं तो आप ही बनाइए ना नीतियां, हम तो आप ही को ही कहेंगे। आज जिस दिन जनता हमें मौका देगी, चाहे कांग्रेस को मौका देगी, तो उनसे भी प्रश्न किए जाएंगे, हमारे से भी प्रश्न किए जाएंगे। अच्छा, त्योहार से जुड़ा एक सवाल ये, अब हमारे एक पारंपरिक त्योहार है गास, उसको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना रहे हैं दिल्ली में। इस समय गए थे ना अनिल बलूनी जी की आवाज, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, हम प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं, हम तो नहीं मना रहे ना। समस्या तो ये है ना, हमारे रीति रिवाज तो खत्म हो रहे हैं। ये जो गांव, जब हमारा गांव का जो पलायन रुकेगा, गांव की तरफ लोग जाएंगे, तभी तो त्योहार मनाएंगे। अब 2 आदमी क्या त्योहार मनाएंगे भाई? आप कम से कम गांव की तरफ रुक तो रखिए। और अभी आई परिसीमन वाली भी बात आई अब इसमें, आप ये देखें ना, 5 सीटें कम हो रही है, ये जो इस बार का जो परिसीमन होने वाला है। तो ये तमाम जो बिंदु है ना, इस पे आप मंथन कीजिए ना। अरे भाई, एक बहस अलग बात है, हम ये कह रहे हैं उत्तराखंड को कब हम कैसे सक्षम बनाएं। 25 वर्ष हो चुके हैं, बात पीड़ा इस चीज की है। हमारे पे आप 100 प्रश्न खड़े कर लो, जनता भी हमें भी समर्थन देगी एक दिन, ऐसा नहीं है। ये जो गलतफहमियां हैं ये मत पालो। चाहे वो, यदि आपको समर्थन दे रही है, हम स्वागत कर रहे हैं, आपको समर्थन दे रही है, और हम जनता के जो मैंडेट को हम नकार नहीं रहे, जनता के मैंडेट का स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं यदि आपको आपके अंदर कुछ खूबियां देखी है। लेकिन यदि दिखावे कि ये खूबियां करेंगे, और जो हमारे बेरोजगार सड़कों में आज घूम रहे हैं, ये तमाम जो बिंदु है ये नहीं दिखने चाहिए। जब ये खत्म होंगे तो हम समझेंगे कि हम ही लोगों ने सत्ता में, हम ही लोग थे सत्ता में, भले चाहे आप सत्ता में बैठे हैं। तो ऐसी नीतियां रखिए ताकि उत्तराखंड को हम आगे बढ़ा सकें और स्वावलंबी बना सकें हम। नहीं ठीक है, राजनेता तमाम चीजें करते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड के हक में सोचें, और शायद मुझे लगता है कोई नेता ऐसे होने भी चाहिए उत्तराखंड में, जो रात को जब रिलैक्स हो जाते होंगे दिन भर के कार्यक्रमों से, फिर सोचते होंगे यार प्रदेश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। होंगे राठौड़ जी कुछ ऐसे नेता जो रात को सोचते होंगे, रिलैक्स हो गए, कार्यक्रम खत्म हो गए, यार मैं प्रदेश के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे प्रदेश ने इतना कुछ दिया, कैबिनेट मंत्री बना लिया, मुझे 2-3 बार का विधायक बना लिया, मैं प्रदेश के लिए क्या करूँ।
जिस प्रकार से रवि जी, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर नेता हैं, जो नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई किसी प्रकार के नेता हैं, जो जिन लोगों ने अपना सर्वस्व खपाया है राज्य निर्माण से लेकर, उन लोगों को मौका नहीं मिला। और जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार वाली बात कर रहे हैं, जिस दिन आप 5 साल बाहर रहेंगे ना, आपके एक एक परतें खुलनी शुरू हो जाएगी, ये आप ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी सत्ता में आए, क्योंकि वो बख्शने वाले कोई लोग नहीं होंगे, गलत कामों के लिए कोई नहीं बख्शेगा। आप खुलकर कह रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त है, तो बबेजा जैसे क्यों पैदा हो रहे? ठीक है, आशीष नोटाल जी, आज की चर्चा पे आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं निश्चित ही सरकार का बजट आने वाला है और मैं उम्मीद करूंगा वो गरीबों का बजट हो, क्योंकि देखिए बड़ा आदमी तो खा ही लेगा, जैसे भी खाएगा, पर गरीब के लिए इस समय जीना बड़ा मुश्किल हो रखा है। गरीब के लिए गैस सिलेंडर को देखकर वो बेचारा रोता है। जिस गैस सिलेंडर को लेके कभी प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि जब जाओ तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़कर जाना, तो मैं भी निवेदन करूंगा कि जब आपने ही इस बात को बोला था तो इस बात को माने कि गैस सिलेंडर वाकई महंगा है, अन्य चीजें भी महंगी हैं, राशन महंगा है और आमदनी के साधन नहीं है। आमदनी के जो मैंने व्यापारी देखे जो कल तक मान लो 4-4 एम्प्लॉय अपने यहाँ रखे हुए थे, उन्होंने आज उनके यहाँ 1 है 3 कम हो गए हैं, रोजगार कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो इन चीजों को भी देखें और जीएसटी को ये मत समझे वसूली का अड्डा। जीएसटी इन लोगों ने वसूली का अड्डा समझ लिया है कि व्यापारी को जीएसटी तो वसूल ही रहे हैं, वो तो वसूलना ही है, उसके साथ पेनल्टी का प्रावधान रखा है। अगर जरा सी गलती करी नहीं कि उसे ऐसा लपेटो कि व्यापार करना भूल जाए, तो जीएसटी के साथ पेनल्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको इन्होंने इतना ज्यादा लगा रखा है जिससे व्यापारी परेशान है। गलतियां करना स्वाभाविक है, जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा और गलती के लिए आप आर्थिक इतना बड़ा दंड देंगे कि वो बेचारा अगर 1,50,000 से कहीं 2 लाख से कर्जा लेकर व्यापार कर रहा हो तो बेचारा तो कर्ज में और डूब जाएगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो इंसान समझें, उसको भी इंसान समझे जो व्यापार कर रहा है, उसे वसूली का अड्डा ना बनाए। और निश्चित इस बजट में गरीब कल्याण के लिए अगर आप सोचेंगे, मेन स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए जरूर सोचना, स्वास्थ्य शिक्षा और उसके लिए इंतजार भी करेंगे कि इस बार जरूर सोचना स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें आती हैं। आप स्वास्थ्य के लिए ठीक है, सतीशन जी। देखिए रवि भाई, जिस तरह से केंद्रीय बजट आया, भारत का बजट आया जो सर्वस्पर्शी था, उसी तरह ही राज्य का भी बजट आएगा जो सर्वस्पर्शी रहेगा और उसका परिणाम जो होगा वो आम जनता को राहत देने वाला होगा। लेकिन साथ में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस बजट में जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी के लिए अलग काउंसिल है और उसमें प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री और वहां के जो मुख्य सचिव हैं वो उसके सदस्य होते हैं। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई से कहना चाहता हूं कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं तो वहां भी ये बोले हैं, वित्त मंत्री जो इनके रहे होंगे या हैं जो, तो वो जब जाएंगे काउंसिल में जीएसटी की, तो वो बोले कि भाई ये कम करिए, अपने अपने राज्य में तो कम से कम करिए जीएसटी को, जिस राज्य में इनकी सरकारें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सतीश जी, आशीष नोटाल जी, टीकम राठौर जी, आप सभी का शुक्रिया। आज हमने कैसा हो उत्तराखंड का बजट, उसको लेकर चर्चा की है क्वेश्चन आवर में, और अपने अपने सुझाव हैं। खास बात इस बार ये है, जो सरकार दावा कर रही है कि आम व्यक्ति भी अपने सुझाव दे सकता है, और कैसे दे सकता है, ये अभी तक आप देख रहे थे कि तमाम नंबर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सुझाव दे सकता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और आप ये भी ज़रूर सोचेगा कि जब वर्ष 2024-25 का बजट आया था, इस बार 25-26 का आएगा, 24-25 का जो भारी भरकम बजट था 90,000 करोड़ के करीब, उसमें जब बात हो रही थी युवा, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं और स्वास्थ्य की, उसको लेकर कितना काम हुआ है, क्या वाकई में तस्वीरें बदली हैं? अगर बदली हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बदली हैं तो सरकारें क्या कहती हैं और क्या करती हैं, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।